करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था। तो बिल्कुल सिंपल, पहले तो मेरे को यही याद दिला दो, हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला, मैंने शॉर्टकट मेथड बता दिया था कि जिससे आप डायरेक्टली एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज वाले क्वेश्चंस में। और मैंने आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताया था एटवुड्स मशीन का, कि ये हमारे पास एक मशीन है, मतलब एक पुली है जो कि कनेक्टेड है दो ऑब्जेक्ट से विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। यहाँ पे ऑब्जेक्ट M1 और वहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट M2। तो मेरे को आप लोग शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करके बताओ कि इसमें एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कितना आया था। व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्सीलरेशन? m1 minus m2 into g by m1 plus m2। ठीक है, सबसे पहले तो भाई प्रफुल थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। यार मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया। शॉर्टकट फॉर्मूला था ए नेट इज इक्वल्स टू एफ नेट, लेकिन एफ नेट कैसा होना चाहिए? एक्सटर्नल होना चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यार हमने देखा था कि हमारे इसके ऊपर टेंशन फोर्स लग रहे थे, टेंशन फोर्स दोनों लग रहे थे ऊपर के डायरेक्शन में। टेंशन फोर्स मार्क करने में तो किसी को डाउट नहीं है अब? भाई नो रिस्पॉन्स, डन। नीचे फोर्स लग रहा था M1G और इधर नीचे फोर्स लग रहा था M2G। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स ये दोनों के दोनों इंटरनल फोर्सेस कंसीडर किए जाएंगे, तो वो हमारा इस इक्वेशन में नहीं आएंगे। तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा ए नेट इज इक्वल्स टू M1G और M2G को सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत बढ़िया। M1G माइनस M2G ये हो गया आपके पास नेट फोर्स, डिवाइडेड बाय टोटल मास। और टोटल मास कितना लिख दूं मैं? m1 plus m। तो मेरे को एक बार लास्ट बार चेक करके बता दो, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। भाई एक तो क्या बात है, आज इतना धीरे से रिस्पॉन्स क्यों कर रहे हो? आधे से ज्यादा लोग बोल ही नहीं रहे हैं, हाँ या ना तो बता दो। यस सर। ठीक है, चलो। अब यार मैंने ये जानबूझ के क्यों रिकॉल कराया है इसका मतलब समझो। यार इधर मेरे को क्या दिख रहा है कि M1 और M2 दोनों के दोनों एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। सिंस ये दोनों के दोनों एक सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जितना मेरा मूवमेंट M1 करेगा उतना ही मूवमेंट मेरा M2 भी करेगा। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट मेरा M1 का होने वाला है, M2 का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इसी चक्कर में दोनों की एक्सीलरेशन भी कैसी आएगी? सेम आएगी। डन है इतनी बात? और दूसरी चीज मेरे को बताओ, यहाँ पे जो ये पुली है क्या ये फिक्स्ड है या ये पुली भी मूव कर रही है कहीं? सर फिक्स्ड। वेरी गुड, तो याद रखना ये पुली फिक्स्ड है। तो अब मैं सीधी सीधे आपको क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि यार जब भी हमारे क्वेश्चन में पुली फिक्स्ड होगी तो उस केसेस में हमारे ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशंस आएंगी वो सेम आएगी। लेकिन अब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिसमें हमारी पुली फिक्स्ड नहीं है और ऊपर से जो बॉक्सेस कनेक्टेड है वो एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? उस केसेस में हमारा x1 और x2 इक्वल नहीं आएंगे। अगर x1 और x2 इक्वल नहीं आएंगे तो मतलब हमारी जो एक्सीलरेशंस हैं वो भी इक्वल नहीं आएंगी। लेकिन इस A1 और A2 के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मे बी A1 की वैल्यू 4 ऑफ A2 आ जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो हमें वही रिलेशन डिराइव करना है और उसी रिलेशन को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्या जो मैंने बोला वो बात समझ में आई या रिपीट करूं? सर रिपीट करना तो मुझे। बिल्कुल है, रिपीट। भाई मैंने कहा कि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज में, उसमें क्या हो रहा था, मेरी जो पुली थी वो फिक्स्ड थी, पुली कहीं मूव नहीं कर रही थी। ऊपर से जो ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड थे वो एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड थे। तो उस केस में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम आया, दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो गए थे इस वाले शॉर्ट ट्रिक से। लेकिन अब हमें कुछ क्वेश्चन ऐसे करने हैं जिसमें पुली मूवेबल पुली होगी, पुली मूव कर रही होगी और जो ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड होंगे वो एक सिंगल स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं होंगे। तो उन केसेस में क्या होगा, मेरा x1 और x2 मतलब ऑब्जेक्ट्स के जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग आएंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहे हैं तो क्या उनकी एक्सीलरेशन सेम आएगी? नो सर। उनकी एक्सीलरेशन सेम नहीं आएगी। लेकिन
उनकी एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ एक रिलेशन आएगा कि भैया A1 इज इक्वल्स टू समथिंग A2, या 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। तो इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रेंट रिलेशन। रिलेशन। तो हमारा टारगेट क्या होगा? अब हम सारे क्वेश्चन में ये रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं। क्या टारगेट समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। तो आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, चेक करना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक सिंपल एग्जांपल से लेता हूं। और भैया जैसे मैंने बोला, सर्दियों का माहौल है, चाय और मैगी के साथ तैयार रहा करो ताकि एनर्जी रहा करे। चलो इधर देखो भाई, मैंने कहा कि सपोज ये ऑब्जेक्ट M1 है, यहाँ पे एक पुली है, और ये पुली मेरी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है कुछ इस टाइप से, और ये पुली फिर इधर आ रही है, समथिंग लाइक दिस। ये पुली इधर आ गई, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है मेरा M2। अब मुझे बताओ इसमें कितनी पुलीज हैं इस डायग्राम में? टोटल 2 पुलीज हैं। ये पुली हो गई P1 और ये पुली हो गई P2। तो मेरे को बताओ, चाहे कहीं पे भी मूवमेंट कंसिडर कर लो, चाहे तो ये अज्यूम कर लो कि M2 नीचे जा रहा है और M1 आगे जा रहा है, चाहे तो ये अज्यूम कर लो कि M1 लेफ्ट में जा रहा है और M2 ऊपर जा रहा है। मेरे को बताओ कौन कौन सी पुली फिक्स्ड है और कौन कौन सी पुली मूव कर रही है? So सर P1 पुली। तो अगर आप नोटिस करो, हमारी जो पुली P1 है वो फिक्स्ड है, और जो पुली पुली P2 है वो एक मूवेबल पुली है। ऊपर से आप मेरे को एक चीज देख के बताओ, M1 और M2 दोनों सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं या अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं? सर अलग अलग। अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि इधर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन कैसे आ रहा है, अब वो चीज समझो। भाई अज्यूम कर लो कि मैं ये पुली P2 ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? ये मैंने क्या किया, ये मैंने 2 स्ट्रिंग्स ले ली और उनके बीच में पुली P2 फंसी हुई है। भाई थोड़ा सा इमेजिन कर लेना, बस इमेजिनेशन का खेल है और कुछ खेल नहीं है। ये पुली क्या है? ये पुली P2 है। भाई मैंने अज्यूम किया कि ये पुली P2 ने, सॉरी, ये पुली P2 ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस मूव कर लिया, ये कहीं ना कहीं यहां आ गई। कितना डिस्टेंस मूव कर लिया? सपोज इसने ये डिस्टेंस मूव किया x। तो मेरे को बताओ कितना पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब मेरी स्ट्रिंग का कितना हिस्सा खाली हो गया है, आगे मूव कर चुका है, ये सोच के बताओ। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? एक्स डिस्टेंस। भाई बाकी सब लोग बाकी क्या कर रहे हैं? एक ही आंसर देगा क्या आज पूरी क्लास में? सही हो गलत हो उससे मतलब नहीं, कम से कम रिस्पॉन्ड तो कर दो। प्रकुल तुम ही बता दो, आज तुम कैसे शांत हो? क्या सर? वाह। भाई मैंने पूछा कि ये जो पुली P2 है ये x डिस्टेंस आगे मूव करी है, तो मेरी स्ट्रिंग का कितना पार्ट स्लैक कर जाएगा, खाली हो जाएगा? यार क्या कर रहे हो यार, एक बार बताओ। अगर ये पुली हमारी x डिस्टेंस आगे जा रही है, तो मतलब मेरी स्ट्रिंग का ये पार्ट स्लैक कर जाएगा, और मेरी स्ट्रिंग का ये नीचे वाला पार्ट भी स्लैक कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? यस। पार्ट स्लैक कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट भी x और नीचे वाला पार्ट भी x। तो टोटल कितना पार्ट स्लैक कर रहा है मेरी स्ट्रिंग का? 2x पार्ट स्लैक कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। Yes, डन। sir. तो जब मेरी ये पुली कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगी, तो बेसिकली मेरा ये वाला पार्ट खाली हो जाएगा, मतलब लूज हो जाएगा स्ट्रिंग का, ये वाला पार्ट लूज हो जाएगा, तो टोटल 2x पार्ट लूज हो गया। तो मतलब मेरा M2 कितना नीचे आएगा? मेरा M2 2x पार्ट नीचे आ जाएगा, क्योंकि जितना पार्ट यहाँ पे लूज होगा उतना पार्ट नीचे गिर जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई है? Yes, sir. तो यार आपने देखा कि मेरा M1 मूव हुआ है x डिस्टेंस, लेकिन M2 मूव हुआ है 2x डिस्टेंस। तो क्या अब की केस में इन दोनों की एक्सीलरेशन सेम आएगी? No, sir. तो बताओ इन दोनों की एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होगा, ये सोच के बताओ। इन दोनों की एक्सीलरेशन के बीच A1 में, इज इक्वल टू 2A2। भाई बहुत बढ़िया। मैंने देखा कि ये x डिस्टेंस चल रहा है तो ये 2x डिस्टेंस चल रहा है, तो मतलब इस वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले वाले के ट्वाइस होना चाहिए, पहले वाले के ट्वाइस होना चाहिए। तो अगर M2 की एक्सीलरेशन A2 ले रहा हूं, तो A2 की एक्सीलरेशन पहले वाले की क्या होनी चाहिए? ट्वाइस होनी चाहिए। ये रिलेशन आएगा।
चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया? भाई अगर आप सीधा सीधा देखो, x2 मेरा किसके बराबर आ रहा है? ट्वाइस ऑफ x1 आ रहा है, तो यही चीज तो मैंने यहां लिख दी कि एक्सीलरेशन a2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सीलरेशन a1। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट रुको तुम लोग यार, एनर्जी लाओ। डन। यार लेकिन देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला मेथड तो आपको समझ में आ गया, लेकिन हर बार ये वाला मेथड अप्लाई थोड़ी करूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो मैं बार बार अगर पुली का मोशन चेक करूंगा तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी ये सब चीजें कैलकुलेट करने में। तो हम क्या करेंगे, हम कोई एक दूसरा मेथड फाइंड करने की कोशिश करेंगे जिससे ये जो रिलेशन है ये मेरा बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो अब देखो हम जो दूसरा मेथड फाइंड कर रहे हैं वो बहुत इजी मेथड है, अब उसको समझने की कोशिश करना। दूसरा मेथड सिंपली सिंपली हमारा वर्क कर रहा है वर्क डन वाले कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स किस टाइप का फोर्स था? टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स हमारा इंटरनल फोर्सेस थे। अगर ये इंटरनल फोर्सेस हैं तो क्या मेरे को बता सकते हो कि व्हाट विल बी दी वर्क डन बाय टेंशन फोर्स एंड व्हाट विल बी दी वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स? इंटरनल फोर्सेस की वजह से वर्क डन कितना आता है? भैया Forces वर्क डन बाय displacement. इंटरनल फोर्सेस की वजह से हमेशा जीरो आता है। और अगर आपको वर्क डन का फॉर्मूला याद हो, वैसे मेरे को लग नहीं रहा कि अब आपको याद है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी सेम चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं? इसी सेम चीज को मैं लिख सकता हूं टेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इन सब का अगर मैं समेशन करूं तो वो किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। सिमिलरली अगर मैं नॉर्मल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का समेशन करूं तो वो मेरे पास कितना आएगा? जीरो आएगा। अब इस दोनों इक्वेशन को टाइम से डिफरेंशिएट कर दो। तो अगर मैं x को टाइम से डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी। तो यही सेम इक्वेशन मैं वेलोसिटी के लिए भी लिख सकता हूं। अब फिर से मैं वेलोसिटी को टाइम से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। तो यही सेम इक्वेशन मैं किसके लिए लिख सकता हूं? एक्सीलरेशन के लिए लिख सकता हूं। चेक करो जो ये पूरी इक्वेशन लिखी, क्या ये क्लियर है या नहीं? Yes, Clear. sir. बढ़िया। Yes, sir. डन। तो अब यही हम चीज हम क्या करेंगे, हम यही सेम कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने क्वेश्चन पीछे दिया उसमें अप्लाई करना सीखेंगे। और उसके बाद मैं दो तीन एग्जांपल आपको दूंगा, उसके बाद आपको पता ही है फिर मैं क्वेश्चन दूंगा जो आप खुद सॉल्व करोगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट M2, यहाँ पे बीच में पुली, और ये एक हमारा स्प्रिंग, और ये M1। चलो सबसे पहले मेरे को बताओ M2 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। अब की बार क्या करो, M1G M2G इन सबको भूल जाओ, अब की बार सिर्फ टेंशन फोर्स मार्क करो। तो मेरे को बताओ M2 पे टेंशन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? Opposite. अपवर्ड्स। बहुत Yes. बढ़िया। तो इधर टेंशन फोर्स अज्यूम कर लो, इधर टेंशन फोर्स कितना है? T। तो T. इस पुली के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स किधर मार्क करूं? इस पुली P2 के रिस्पेक्ट में। Right side. वेरी गुड। इस पुली P2 के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स इधर मार्क करूंगा T, और इधर मार्क करूंगा T। अगर इधर टेंशन फोर्स T है, इधर टेंशन फोर्स T है, तो इधर कितना टेंशन फोर्स आएगा इसके लेफ्ट हैंड साइड में? 2T. 2T। क्या किसी को 2T. डाउट तो नहीं है ना ये 2T कैसे हुआ? No, sir. बढ़िया। तो मेरे को बताओ M1 के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स कितना आएगा राइट हैंड साइड में? 2T। क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग सेम चल रही है तो स्ट्रिंग सेम में हमारा टेंशन फोर्स कैसा होता है? सेम होता है। चेक कर लो, Same. मैंने सारे टेंशन फोर्स मार्क कर दिए। क्या टेंशन फोर्स में आपको कोई डाउट है? No, sir. बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अज्यूम कर लो कि ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है किसी एक्सीलरेशन A2 से, अज्यूम कर लो ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है किसी एक्सीलरेशन A1 से। तो याद रखो मेरे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप क्या होंगे? पहला स्टेप, मार्क ऑल दी टेंशन फोर्सेस। मार्क ऑल दी टेंशन फोर्सेस। क्या आपका स्टेप वन हो चुका है? स्टेप वन हो चुका है। स्टेप टू, स्टेप टू क्या है? अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो क्या मैंने डायरेक्शन अज्यूम कर ली है? हाँ मैंने डायरेक्शन अज्यूम कर ली है कि M2 नीचे जा रहा है और M1 साइड में जा रहा है। अब बचा बस लास्ट स्टेप, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री क्या है?
कि वर्क डन बाय टेंशन फोर्स इज 0, तो देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले m2 को पकड़ो, m2 पे टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, t, T. इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, a2। अब मेरे को बताओ t और a2 ये दोनों सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है। Opposite. तो जब भी चीजें अपोजिट डायरेक्शन में होगी माइनस साइन लगा देना, माइनस साइन लगा देना। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस लगा देना। अब m1 पे आ जाओ, m1 पे कितना टेंशन फोर्स लग रहा है, 2t, और इसकी एक्सीलरेशन कितनी है, a1 है। ये 2t और a1 की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्लस। तो ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, ये टोटल 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको इक्वेशन लिख के बताया, समेशन ऑफ टेंशन फोर्स एंड एक्सीलरेशन, मतलब जितने भी टेंशन फोर्स एक्ट हो रहे हैं, जितनी भी एक्सीलरेशन है, उन सबका जो प्रोडक्ट होगा, ऐड करोगे, उन सबका सम कितना आना चाहिए, 0 के बराबर। 0. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 2ta1, इसको दूसरी साइड फेंका तो आ गया ta2। क्या कैंसिल हो रहा है इसमें, टी टी कैंसिल हो रहा है, तो देखो हमारे पास रिलेशन आ गया a2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a1। चेक कर लो क्या सबको ये वाला मेथड समझ में आया या नहीं आया। अभी तो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देने वाला हूं, लेकिन क्या चेक करो ये वाला एग्जांपल समझ में आया नहीं आया। यस सर। यस सर। ठीक है, बढ़िया। तो इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन हो जाए बता दो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। डन सर। डन डन सर। बहुत बढ़िया। Done, हेमंत sir. तुम्हारा हो गया, चलो डन, फिर आगे बढ़ रहा हूं। ओके बढ़िया। चलो तो भैया नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल बिल्कुल थोड़ा वैसा ही ले रहा हूँ जो एक बार आपके में आया हुआ भी है प्रीवियस ईयर्स में, बिल्कुल वैसा ही कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक बार बस मेरे को पहले डायग्राम ड्रॉ करने दो। हम्म, आपको लगेगा कि सर ये क्या भारी चीज बना दी आपने, लेकिन कोई बात नहीं है, भावनाओं को समझ जाना। डन, काम खत्म। चलो देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है m1 और एक ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास m2। इस ऑब्जेक्ट को ले लो सपोज m1, इस ऑब्जेक्ट को ले लो m2, और ये सारी पुलीज हमारी कनेक्टेड है। तो आप मेरे को बताओ आपको कौन कौन सी पुली इसमें मूवेबल दिख रही है और कौन कौन सी पुली आपको इसमें फिक्स दिख रही है। सर नीचे वाली मूवी में. वेरी गुड। ऊपर वाली ये दोनों पुली फिक्स्ड है, ये जो टेबल के साथ है ये वाली पुली भी फिक्स्ड है, लेकिन हमारी नीचे वाली जो दो पुलीज है वो हमारे पास कैसी है, वो हमारे पास मूवेबल है। तो इस कॉन्सेप्ट में भी क्या होगा, हमारी m1 और m2 की जो एक्सीलरेशंस होंगी वो अलग अलग होगी। भाई अज्यूम कर लो कि भाई m2 मूव कर रहा है राइट हैंड साइड किसी एक एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपको बताना है कि m1 कितनी एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। चेक करो पूरा क्वेश्चन समझ में आया। Yes, sir. यस सर। अब दूसरी चीज अगर आप नोटिस करो कि जो ये स्ट्रिंग है ना, ये रेड कलर वाली, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक सिंगल स्ट्रिंग चल रही है। क्या ये वाली बात भी इमेजिन हो गई है, यस सर। बढ़िया। यस सर। तो मेरे को बताओ अब m2 के लिए टेंशन फोर्स किधर मार्क करूं, जल्दी। Left side. लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मैंने मार्क कर दिया t। इस वाली पुली के लिए, ये वाली पुली के लिए बताओ टेंशन फोर्स किधर मार्क करूं, Upward. अपवर्ड्स। और कितना कितना लिख दूं, t और t, तो नीचे कितना हो जाएगा, 2T. 2T। तो इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में ऊपर कितना हो जाएगा, 2T। 2T. वेरी गुड। सिमिलरली इस पुली के रिस्पेक्ट में भी मार्क करूंगा तो t और t हो जाएगा, तो इधर नीचे भी 2t हो जाएगा, तो ऊपर भी 2t हो जाएगा। चेक कर लेना, कोई डाउट हो तो मेरे को उसी वक्त बोल देना कि सर ये नहीं पल्ले पड़ा, ये नहीं समझ में आया, फिर से समझा दो। फिर इधर टेंशन फोर्स हो जाएगा t, क्योंकि इधर t है। चेक कर लो मैंने सारे टेंशन फोर्स मार्क कर दिए m1 के लिए और m2 के लिए, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। No, sir.
बढ़िया। अब स्टार्ट कर देते हैं अपनी इक्वेशन लिखना। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 पे आते हैं। भैया M2 के लिए टेंशन फोर्स है T और इसके लिए एक्सीलरेशन है 10, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में Opposite. है, तो एक माइनस साइन लगा देंगे। M1 के लिए टोटल टेंशन फोर्स बताओ, M1 के लिए टोटल टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? T. भाई M1 के लिए टेंशन फोर्स एक ये लग रहा है T, एक T. ये लग रहा है 2T और एक ये लग रहा है 2T। तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड कर देंगे, तो टोटल टेंशन फोर्स कितना? 5T। और मेरे को एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है। पांचों मतलब ये तीनों के तीनों टेंशन फोर्स ऊपर लग रहे हैं और एक्सीलरेशन भी ऊपर की तरफ है, तो बीच में आ जाएगा प्लस, एंड दिस टोटल शुड बी इक्वल्स टू 0। 0. तो आप मेरे को एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करके दे दो, बस हो गया काम खत्म। तो मैं इसको दूसरी साइड फेंकूंगा तो मेरे पास आएगा 5T इंटू ए इज सर 2 इक्वल्स टू, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई बिल्कुल सही। टेंशन फोर्स कैंसिल हो गया, एक्सीलरेशन बचा और एक्सीलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड रिया, गुड। तो भाई बाकी लोग अब सब लोग चेक कर लो, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछो, क्योंकि अब ये मैंने 2 एग्जांपल दे दिए हैं, थर्ड वाला आप खुद से ट्राई करोगे। डन, बढ़िया। एक आधे का नाम लेते हैं तभी मजा आता है। सपना, सपना समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। और कौन है, और कौन है? साक्षी, साक्षी राणा एंड साक्षी ठाकुर। Yes, sir. कौशिक, Yes, sir. हरमनजीत। चलो डन, आगे बढ़ लेते हैं। जैसे कंप्लीट हो जाए तो कर दूं आगे। Yes, sir. चलो डन। क्वेश्चन Yes, भैया आपको खुद को sir. ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। हम्म, बस ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ये हमारे पास ब्लॉक ए है, ये हमारे पास ब्लॉक बी है, और इस तरीके से स्ट्रिंग कनेक्ट होती आ रही है। ये जो मैंने सबसे नीचे में ट्रायंगल ड्रॉ किया है, इट्स अ काइंड ऑफ अ हुक, मतलब ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये हुक कहीं मूव नहीं करेगा, ये स्टेशनरी पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो ब्लॉक ए है, सॉरी ब्लॉक बी है, वो राइट हैंड साइड मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, या ऐसा कर लो इसको ले लो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे को बताना है कि हमारा जो ब्लॉक ए है, ये बेचारा कितनी एक्सीलरेशन से मूव करेगा। चेक कर लो पहले, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? Yes, sir. बढ़िया। तो मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, टेक अ टाइम ऑफ 2 to 3 मिनट्स, आराम से कैलकुलेट करो। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑप्शंस, फिर करेंगे पोल कंडक्ट कि भैया ए की वैल्यू आएगी सबसे पहले तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेम आ रही है। ऑप्शन बी वो कह रहा है कि भैया इसका हाफ कर दो। ऑप्शन सी कह रहा है कि भैया ये हो जाएगी हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन डी कह रहा है कि भैया ये हो जाएगी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आराम से पहले सॉल्व करो, 2 मिनट बाद पोल कंडक्ट करूंगा और तब सब अपना आंसर दे देना। लास्ट 1 मिनट। चलो तो भाई लेट्स कंडक्ट दी Yes, sir. पोल। चलो भाई आंसर देना शुरू करें। बढ़िया, अरे महारथियों बहुत बढ़िया।
ऑलमोस्ट अभी के हिसाब से तो सबका आंसर सेम सेम सा चल रहा है। हम्म यार देखो, एक चीज तो मैं आप पहले सबको ये समझाऊं कि ये जो पुलिस हैं, क्या ये पुलिस मूव कर रही हैं या ये पुली फिक्स्ड है? फिक्स्ड। Fixed. ये पुली फिक्स्ड नहीं है, ये पुली मूव कर रही है ना। क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्ट बी मूव करेगा तो उसके साथ जो पुली है वो भी तो उसके साथ साथ जाएगी। तो अगर ये मूवेबल पुली का क्वेश्चन है तो क्या एक्सीलरेशन सेम आएगी? नो सर। No, sir. No, sir. तो भैया, जो जो लोग अपना आंसर ए दे रहे हैं, कम से कम वो अपना आंसर थोड़ा सा ठीक करें। तो अब मैंने टाइम बहुत ज्यादा दे दिया, 1.5 मिनट दे दिया ऑलमोस्ट, और उसमें सिर्फ 59% लोगों ने आंसर दिया है। तो मतलब आज तो क्लास सही में बहुत ज्यादा सुस्ताई हुई है। मेजोरिटी बच्चों ने आंसर दिया है ए, जो कि मैं मना कर रहा हूं, वो गलत ही है। ए आंसर नहीं होगा। सेकंड मेजोरिटी मतलब आंसर बी। और लीस्ट मेजोरिटी पे जो चल रहा है वो आंसर डी है। चलो तो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको टेंशन फोर्स मार्क करना नहीं आया फिर। तो टेंशन फोर्स अगर हम मार्क करें तो यहां से मार्क करना शुरू करता हूं। ये टेंशन फोर्स कितना लगेगा? टी। टी। तो पुली के रिस्पेक्ट में ये भी टी, ये भी टी। तो इस साइड कितना लगेगा? टू टू टी। टी। तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कितना लगेगा? टू टू टी। टी। वेरी गुड, टू टी। सिमिलरली अब ए पे आ जाओ। इधर भी टी, इधर भी टी। तो इधर हो जाएगा बेसिकली टू टू टी। टी। तो अगर आप देखो ब्लॉक बी पे कितना लग रहा है टेंशन फोर्स? टू टी लग रहा है। एक्सीलरेशन कितनी है? 9 है। लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस। ब्लॉक ए पे टोटल टेंशन फोर्स कितना लग रहा है? 3T। और टेंशन फोर्स कितना है? सॉरी, एक्सीलरेशन तो कैलकुलेट करना है। प्लस इज इक्वल टू 0। चेक करो भैया, जो मैंने बोला क्या वो समझ में आया या नहीं? Yes, sir. बढ़िया। तो हमारे पास हो जाएगा बेसिकली 18T इज इक्वल टू 3T इंटू ए। टेंशन फोर्स कट गया। तो भैया एक्सीलरेशन कितना आया? 6 meters. 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ रहा है। जो सबसे कम, मतलब तो याद रख लो उसका एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या किसी के लिए मेरे को फिर से एक्सप्लेन करना है तो बताओ। No, sir. ठीक है। No, sir. सर हमें टेंशन फोर्स कैसे मार्क करना होता है? अच्छा है। अब प्रकुल, आप जाके जागे हो, कोई बात नहीं। प्रकुल, हमेशा याद रखो टेंशन फोर्स हमें इस तरीके से मार्क करना है कि मैं उस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूं। जैसे प्रकुल इधर नोटिस करो एक चीज। सपोज ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए। और यहाँ पे ये मैंने पुली ड्रॉ करी हुई थी और एक स्ट्रिंग ड्रॉ करी हुई थी। चलो डन। प्रकुल अब इस वाली स्ट्रिंग में बताना, ऊपर वाली स्ट्रिंग में, ऊपर वाली स्ट्रिंग की हेल्प से मैं ऑब्जेक्ट ए को खींचना चाहता हूं। तो मैं किधर खींच सकता हूं, लेफ्ट में या राइट में? सर राइट साइड। तो मतलब टेंशन फोर्स राइट हैंड साइड होगा। अब क्या करो प्रकुल, ये जो नीचे वाली पुली है, इस स्ट्रिंग की हेल्प से, रेड वाली स्ट्रिंग की हेल्प से बताओ, आपको पुली को खींचना है तो कौन सी डायरेक्शन में खींच सकते हो, लेफ्ट में या राइट में? सर राइट। तो इधर भी टेंशन फोर्स राइट में होगा। लेकिन अगर अब मैं ये वाली स्ट्रिंग की बात करूं, व्हाइट वाली स्ट्रिंग, व्हाइट वाली स्ट्रिंग की हेल्प से आप पुली को किधर खींच सकते हो? सर लेफ्ट साइड। तो इधर वाली स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स लेफ्ट हैंड साइड मार्क होगा। इधर टी और टी ऐड हो जाएगा तो इधर 2T हो जाएगा। सिमिलरली ये वाली स्ट्रिंग की वजह से आप बॉक्स को मूव कराना चाहते हो, तो बॉक्स को किधर मूव करा सकता हूं मैं इस वाली स्ट्रिंग की हेल्प से? सर राइट साइड। तो इधर टेंशन फोर्स राइट हैंड साइड लगेगा और टेंशन फोर्स 2T हो जाएगा, बिकॉज इस स्ट्रिंग में इधर मैंने 2T मार्क किया था। क्या टेंशन फोर्स मार्क करना समझ में आया प्रकुल? यस सर। पक्का ना? यस सर। डन। सब लोग इसको थैंक यू कंप्लीट कर सर। लो प्लीज। ओके यार, सब लोग इसको कंप्लीट कर लो और देख लेना, कंप्लीट हो जाए तो बता दो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। Done, sir. Done, डन। sir. चलो डन कोमल, गुड। चलो तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो भाई, अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार। ये एक बार मैं सॉल्व करा रहा हूँ, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें ये एंगल गिवन है कि दिस एंगल इज 37 डिग्री। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि हमारा जो M1 है वो लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो तुम्हें बताना है कि M2 कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब यहाँ पे ना कुछ एंगल आ रहा है। एंगल आ रहा है तो इसकी वजह से इस M1 की वेलोसिटी और M2 की वेलोसिटी दोनों की अलग आएगी। बाकी अगर सेम भी आ जाए तो भी हमारा कंस्टेंट रिलेशन से हमें पता चल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम भी होगी तो भी कंस्टेंट रिलेशन से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे को बस इतना बता दो, M1 के लिए टेंशन फोर्स किधर मार्क करूं और M2 के लिए टेंशन फोर्स किधर मार्क करूं। Right. वेरी गुड। M1 के लिए लग जाएगा राइट और M2 के लिए स्ट्रिंग के ऊपर लगेगा, राइट। Yes, sir. अब भैया M1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि M1 के लिए टेंशन फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। हमारा टारगेट क्या है कि टेंशन फोर्स और जो वेलोसिटी हो या एक्सीलरेशन हो, या तो वो सेम डायरेक्शन में आए या तो वो अपोजिट डायरेक्शन में आए। लेकिन क्या M2 के लिए ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम टेंशन फोर्स को स्प्लिट कर देंगे। तो मेरे को बताओ, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा। Origin. हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टी Yes. कॉस। cos theta. वेरी गुड, टी कॉस 37। ऊपर वाला हो जाएगा टी साइन 37। क्या मेरा M2 ऊपर जा रहा है या लेफ्ट में जा रहा है? So M2 तो left. मेरा लेफ्ट में जा रहा है, तो मेरे को इसको नहीं देखना। मेरे को सिर्फ वो देखना है जो सेम डायरेक्शन में आए या तो अपोजिट डायरेक्शन में आए। तो चलो M1 और M2 के लिए इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। M1 के लिए लिखूंगा टेंशन फोर्स इंटू वेलोसिटी 4। डायरेक्शन सेम या अपोजिट? अपोजिट, माइनस साइन लग गया। M2 के लिए लिखूंगा टी कॉस 37 इंटू वेलोसिटी। डायरेक्शन सेम या अपोजिट? Same. सेम, तो ये आ गया प्लस इज इक्वल्स टू 0। यार मैं चाहता हूं अब आप ये इक्वेशन सॉल्व करो। cos 37 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इक्वेशन को सॉल्व करके प्लीज मेरे को v की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ आप सब लोग। चलो। रिया गुड, चेक कर लेते हैं। तो यार अगर मैं v कैलकुलेट करूंगा तो इधर मेरे पास आ जाएगा t cos 37 इंटू वी इज इक्वल्स टू 4t। 4t में से हमारा टी उड़ा दो, टी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा बस cos 37 v। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। वेरी गुड, 4/5। अरे क्या बात है। इंटू वी इज इक्वल टू 4 कट गया तो भैया v की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड। क्या 5 इस टाइप का मीटर। क्वेश्चन क्लियर है? यस Yes. सर। डन। Yes, अब sir. मैं क्या कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ लेकिन डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होगा, डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप लोग बताना कि भैया अब आंसर कितना आ रहा है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो भावनाएं हैं, फीलिंग है, वो बिल्कुल सेम है जो प्रीवियस क्वेश्चन में थी। कि भैया ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है M1, ये बेचारा जा रहा है नीचे। कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है? इसको ले लो, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जा रहा है। ये ब्लॉक M1 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग इधर और ये स्ट्रिंग इधर। ये स्ट्रिंग के पास यहाँ पे एक रिंग है, रिंग। तो मेरे को एक चीज बताओ, जैसे जैसे M1 नीचे आएगा रिंग कहाँ जाएगी? ऊपर। रिंग ऊपर जाएगी। तो मेरे को रिंग की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन ने मेरे को ये वाला एंगल दे दिया। कितना दे दिया? ये वाला एंगल सेम ले लो, 37 डिग्री। तो कैलकुलेट करके बताओ भैया कि अब आंसर कितना आ रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिंग। क्वेश्चन ने यही कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, वेलोसिटी ऑफ द रिंग। ऑप्शंस दे रहा हूं, फिर पोल कंडक्ट कर लेंगे, देख लेंगे किसका ऑप्शन कितना मैच कर रहा है। थ्री सर एक मीटर बार पर sin 37 की वैल्यू बता देना। ठीक है प्रकुल, वैसे बताता नहीं हूं थ्री मैं बाय क्योंकि फाइव मैंने, हाँ वेरी गुड, 3/5। कॉस 37 की वैल्यू भी पूछोगे तो पीछे कर लिया था 4/5।
तीन चार पाँच और ये लिख लो इसको 2.5। चलो भैया, मैंने इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है। तो 1 मिनट आपको दिया, 1 मिनट बाद पोल कंडक्ट कर दूंगा। जागृति, ये क्वेश्चन हो जाएगा? अभय? यस सर। डन, चलो बढ़िया। तो लेट्स टेक नॉलेज मीटर 2। मेरे को ऐसा लगता है काफी बच्चे हैं ना, बिल्कुल तुक्के में आंसर देते हैं कि चलो हमें कैलकुलेट क्यों करना, मेहनत क्यों करनी, केबीसी खेल रहे हैं, 4 ऑप्शन है, कोई ना कोई एक जय माता दी बोल के हिट कर देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो ऑप्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कुछ बच्चों ने वो भी मार्क कर रहे हैं। भाई लास्ट 10 सेकेंड। दैट्स इट, 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, टाइम अप। भैया मेजोरिटी बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन ए और सी इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट 16%, और ये मतलब अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है नहीं समझ में आया। भाई कोई तो क्वेश्चन ऐसा दे दो जिसमें 100% वो आ जाए। सबसे पहली बात, जो लोग ऑप्शन सी मार्क कर रहे हैं, यार इधर एंगल आ गया, इधर भी क्या हो रहा था, एंगल आ गया था। तो क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी सेम आई थी क्या? नहीं आई थी। तो इस क्वेश्चन में भी वेलोसिटी सेम कैसे आ सकती है? ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी क्यों मार्क कर रहे हो आप लोग? मतलब तुक्का मार रहे हो फिर आप लोग, या तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही हवा से ऊपर जा रहा है। अब कैलकुलेट करते हैं। तो M1 के लिए टेंशन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इसके लिए टेंशन फोर्स लगेगा स्ट्रिंग की तरफ। हम टेंशन फोर्स को स्प्लिट कर देंगे। टेंशन फोर्स को स्प्लिट कर दूंगा तो मेरे पास इधर आ जाएगा T साइन 37 और ऊपर आ जाएगा T कॉस 37। मेरे को कौन सा लेना है, कॉस वाला लेना है या साइन वाला लेना है? साइन। Fine. साइन वाला लेना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे कॉस वाला लेंगे भाई, रिंग कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। तो रिंग अगर ऊपर जा रही है तो जो उसके मूवमेंट के सेम में या मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा वो करना है। क्या समझ में आया या नहीं? Yes, sir. तो Yes, याद रखना भैया, sir. साइन वाला कंपोनेंट नहीं होगा। तो इधर अगर आप चेक करो यार, इक्वेशन सेम ही तो बन रही है जो पिछले क्वेश्चन में बनी थी, कि T/4 माइनस में प्लस T cos 37 × V, ये टोटल 0 के बराबर होगा। तो पिछला वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया था कि भैया क्वेश्चन की फीलिंग दोनों की बिल्कुल सेम है, बस डायग्राम अलग है। तो अगर आप अब की बार भी कैलकुलेट करोगे तो V की वैल्यू अपने आप कितनी आएगी? 5 meter per second. मतलब सेम क्वेश्चन देने के बाद ये हाल है। कैलकुलेट कर लो, कंप्लीट कर लो और देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Done, sir. डन, गुड। तो यार ऐसा ही मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसमें मैं बिल्कुल अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से, आराम से कैलकुलेट करो, ध्यान से थोड़ा लॉजिक लगाओ, उसमें गलती मिनिमम करना। ऐसा तो नहीं कह सकता मैं 100% सबका आंसर सही आएगा, मुझे पता है वो नहीं आने वाला, लेकिन कम से कम मेजोरिटी का भी सही आ जाए तो भी बढ़िया है। बिल्कुल प्रकुल, हमने तुम्हारी बात भी सुन ली, उसका भी देख लेंगे। डन डना डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अब। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये है ना, हमने एक रॉड ली हुई है या एक लैडर ली हुई है, ऐसा करो लैडर ले लो, कि ये हमने एक लैडर ली हुई है और उसको हमने रखा हुआ है इस तरीके से, दिस इज फ्लोर, दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज वॉल, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। इस पॉइंट को कंसीडर कर लो ए, इस पॉइंट को कंसीडर कर लो बी। तो खुद सोचो, इस तरीके से इमेजिन करो
कि ये मेरा पेन है और वो इस तरीके से फ्लोर और वॉल के बीच में रखा हुआ है, तो अगर मेरा पॉइंट ए राइट हैंड साइड मूव करेगा तो ऑटोमेटिकली पॉइंट बी किधर जाएगा? दूर। नीचे को। नीचे की तरफ जाएगा। भाई क्लियर हो रही है ये चीज या नहीं? पॉइंट ए जैसे जैसे आगे जाएगा पॉइंट बी मेरा नीचे गिरेगा, है ना? यस सर। Yes, sir. तो पॉइंट ए की वेलोसिटी हमें गिवन है, कितनी गिवन है पॉइंट ए की वेलोसिटी? ले लो भैया कि पॉइंट ए की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और मेरे को ये वाला एंगल गिवन है कि ये वाला एंगल है 37 डिग्री। तो आपको बताना है कि पॉइंट बी कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर पॉइंट बी, कि बी कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगा। इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर 3 मिनट देता हूं, चलो आराम से टाइम लो, फिर पोल जनरेट करूंगा और फिर देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है काफी लोगों को ये पता ही नहीं होगा। सबसे पहले ये बताओ टेंशन फोर्स कब कब मार्क करते हैं? तो याद रखो टेंशन फोर्स हम स्ट्रिंग्स वगैरह में मार्क करते हैं, और कुछ केसेस में हम रॉड्स वगैरह पे भी मार्क कर सकते हैं। तो अब की बार आप इसमें भी टेंशन फोर्स मार्क करोगे। तो अगर मैं इसमें टेंशन फोर्स मार्क करूं तो पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में टेंशन फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। और पॉइंट बी के हिसाब से टेंशन फोर्स किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ। चलो इतना मैंने हिंट दे दिया है, अब आगे अपना कैलकुलेट करना शुरू कर दो। मैंने इतना हिंट आपको दे दिया है। ऑप्शंस भी दे रहा हूं अब, और फिर कैलकुलेट करेंगे कि भैया सही आ रही हैं कहानियां या नहीं। तो ऑप्शंस यहां दे देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एक मिनट लेट मी चेक। थ्री 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 एंड दिस इज ऑप्शन डी लो, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई किसी का भी आंसर आ जाए तो उसी वक्त बता देना, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चलो तो नाउ आई एम कंडक्टिंग द पोल। भाई पोल सिर्फ 40% स्टूडेंट्स ने अभी तक दिया है, फटाफट आंसर दो, लास्ट 10 सेकेंड्स रह गए हैं। और मुझे अभी फिर से यही फील हो रहा है काफी बच्चे बिल्कुल तुक्का मार रहे हैं। देखते हैं। चलो दैट्स इट।
अब कोई मेरे को ईमानदारी से बताएगा, बिल्कुल ऑनेस्टी से, किस किसने ऑप्शन ए मार्क किया है? 5 लोगों ने मार्क किया है ऑप्शन ए। तो वो 5 लोग कौन है? अगर वैसे नहीं बताना चाहते तो मैसेज में बता देना कौन कौन है जिसने ऑप्शन ए मार्क किया है। ठीक है, डन। और अब सिमिलरली मेरे को बता दो कौन कौन है जिन्होंने ऑप्शन डी मार्क किया है। 4 लोगों ने मार्क किया, कौन कौन है वो 4 लोग? ऑप्शन डी। ठीक है, चलो डन। ओके ओके, बढ़िया। तो सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट क्या करना था? कोई नहीं बोला। VB वेलोसिटी The कैलकुलेट velocity. करनी थी। भैया अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन डी में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन। मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो ये तो हो ही नहीं सकता था आंसर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता था। अब आई बात दूसरी कि भैया अगर इसकी वेलोसिटी 3 है तो आपको दिख रहा है कि भैया ये वाला अगर एंगल 37 है तो मेरे को बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 53. ये 53 होगा। वेरी गुड। तो क्या एंगल सेम है दोनों के? दोनों के एंगल सेम नहीं है, तो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। तो इतना तो कंफर्म है कि ए और डी तो गलत है। बस बी या सी में से चेक करना पड़ेगा कि भैया कौन सही है कौन गलत है। तो 50-50 तो इधर पहले से ही हो गया कि ए और डी तो गलत है। चलो अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा भैया, इस टेंशन फोर्स को स्प्लिट करूंगा 2 पार्ट्स में। तो एक टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, एक टेंशन फोर्स मेरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया टी कॉस 37 और ऊपर की तरफ आया टी साइन 37। कौन सा लेना है, साइन या कॉस? Sine. कॉस लेना The है cos. क्योंकि 3 और साइन को एंगल 90 डिग्री है। मेरे को एंगल 90 डिग्री नहीं चाहिए, मेरे को या तो सेम डायरेक्शन चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन चाहिए। यार आपको वैसे भी कंफ्यूज नहीं होना है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन में हमेशा कॉस आता है, तो आपको हमेशा कॉस वाला ही टर्म लेना है, इतना याद रखो। तो अगर मैं नीचे वाले के लिए इक्वेशन लिखूं तो नीचे वाले पॉइंट ए के लिए इक्वेशन हो जाएगी टी कॉस 37 इंटू 3, और इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन। अब काम करते हैं ऊपर वाले पे। ऊपर वाले पे एक टेंशन फोर्स इधर स्प्लिट हुआ, एक टेंशन फोर्स नीचे स्प्लिट हुआ। नीचे वाले के साथ 53 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये होगा टी कॉस 53 और ये वाला होगा टी साइन 53। तो अब की बार कौन सा लेना है, साइन या कॉस? फिर sine. विशाली फिर से वही, विशाली हमेशा The कॉस cos वाला लेना. ही लेना है। cos हाँ, हमेशा कॉस वाला ही लेना है। तो अब की बार हो जाएगा टी कॉस 53 और वेलोसिटी मेरे को निकालनी है। टी कॉस 53 और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है तो प्लस इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं बस मैं आपसे। तो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मेरे पास आएगा टी कॉस 53 इंटू वी बी इज इक्वल्स टू टी कॉस 37 इंटू 3। टी टी कट गया तो हमारा अल्टीमेट बचा कॉस 53 डिग्री की वैल्यू रखना। कॉस 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। 3/5 इंटू वेलोसिटी वी बी। कॉस 37 की वैल्यू 4/5 इंटू 3। चेक करो क्या क्या कट गया। 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा, तो वीबी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा ऑप्शन बी है। चेक कर लो, कोई दिक्कत तो बताओ। no sir ठीक है भैया, मैं इससे ज्यादा एग्जांपल नहीं दे सकता था, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है। तो ये मैंने आपको 2-3 टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। तो इनको रिवाइज करके जरूर रख लेना नेक्स्ट क्लास तक। अभी खत्म नहीं कर रहा हूँ क्लास, कोई बच्चे पहले ही भाग जाए। मैं बस बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास तक इसको रिवाइज कर लेना। यस ठीक है, चलो डन, आगे बढ़ते हैं अब। यार अब याद रखो, हमारे पास जो कंस्ट्रेंट रिलेशंस होते हैं वो 2 टाइप के कंस्ट्रेंट रिलेशंस होते हैं। कौन से 2 टाइप के होते हैं? एक तो हम डील करते हैं पुलिस के साथ। पुलिस के साथ जब हम डील करते हैं तो हम टेंशन फोर्स को कंसीडर करते हैं। हमने ये वाला कर लिया कंप्लीट। अब हमें दूसरा वाला पढ़ना है
दूसरा वाला हमारा कहलाता है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? वेज का मतलब होता है इंक्लाइंड प्लेन। अब हम इंक्लाइंड प्लेन के साथ डील करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई? तो Yes, जब sir. हम इंक्लाइंड प्लेन के साथ डील करेंगे तब हम किसको कंसीडर करेंगे? तब हम नॉर्मल फोर्स को कंसीडर करेंगे। डन डना डन। Yes, Yes, sir. sir. तो चलो एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं और फिर बात करते हैं। भारी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, हल्का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ओहो, लेकिन इमेजिनेशन जरूर चाहिए होगी इस केस में। इमेजिनेशन आपको थोड़ी सी लगानी है। चलो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, अभी हमने फ्रिक्शन स्टार्ट नहीं किया है, तो सारे सरफेसेस मेरे कैसे हैं? स्मूथ। स्मूथ सरफेसेस हैं। भैया ये वाला एंगल मेरे को गिवन है कि ये वाला जो एंगल है, चिन्ना सा एंगल, ये वाला एंगल मेरे को बोला हुआ है 30 डिग्री एंगल। क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। क्वेश्चन की भावनाएं क्या कह रही हैं कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे गिर रहा है। कितनी स्पीड से नीचे गिर रहा है? ले लो कि ये नीचे गिर रहा है 3√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एसिलरेशन से। तो आपको बताना है ये वाला ब्लॉक इधर मूव करेगा, वो कितनी एसिलरेशन से मूव करेगा। अब काफी लोगों को डायग्राम ही समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले मैं डायग्राम समझाता हूं। यार एक बात समझो कि ब्लॉक ए का कुछ ना कुछ मास होगा, तो ये ब्लॉक ए नीचे गिर रहा होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ब्लॉक ए नीचे गिर रहा होगा तो ब्लॉक ए क्या करेगा? ब्लॉक बी को साइड होने के लिए फोर्स करेगा। वो बोलेगा कि भाई मैं पूरा नीचे जाना चाहता हूं, तू साइड हो जा। अगर नीचे वाला सरफेस रफ सरफेस होता तो उस केस में जरूरी नहीं है कि ब्लॉक भी मूव कर जाए। उस केस में मे बी ब्लॉक भी मूव नहीं करता, वो वहीं का वहीं रुका रहता। लेकिन सिंस मेरा ये स्मूथ सरफेस है ना, तो स्मूथ सरफेस की वजह से अगर मैं ब्लॉक बी पे हल्का सा भी फोर्स लगा दूं तो वो डेफिनेटली मूव करेगा। तो होगा क्या कि ब्लॉक ए मूव करेगा नीचे की तरफ, और ब्लॉक ए बी कहां जाएगा? वो राइट हैंड साइड जाएगा। तो हमें एक्सीलरेशन निकालनी है ब्लॉक बी की। चेक करो क्या क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा ये अच्छे से यहां तक या नहीं? Yes, sir. बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नॉर्मल फोर्स मार्क करते हैं, क्योंकि इधर हमें कॉन्सेप्ट लगाना है अल्टीमेटली कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो भैया समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं चीजें ब्लॉक बी के लिए। ब्लॉक बी के लिए नॉर्मल फोर्स हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगता है? अपवर्ड। अरे बहुत ही बढ़िया। ब्लॉक नॉर्मल फोर्स हमेशा बस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स से उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था जब नॉर्मल फोर्स पढ़ाया था मैंने, कि ये अगर एक ब्लॉक है और मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं 20 न्यूटन का, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन दिया था मैंने। तो मैंने पूछा था कि नॉर्मल फोर्स बताओ, नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा? तो कितना नॉर्मल फोर्स बताया था आप लोगों ने कि नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन लग रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट इधर लग रहा होगा। तो ये नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन के वो आ रहा है अपोजिट। क्या ये चीज याद आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। आज तुम लोग काफी है ना होपलेस सा कर रहे हो। चलो, तो भाई इसको नॉर्मल फोर्स मार्क करूंगा तो नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट लगेगा। तो अब ध्यान दो नॉर्मल फोर्स कैसे मार्क कर रहा हूं मैं, कि भैया ये हो गया नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट। ये नॉर्मल फोर्स किसने दिया होगा? इसको ब्लॉक ए ने दिया होगा, ये नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू दी ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये नॉर्मल फोर्स को स्प्लिट करना पड़ेगा दो पार्ट्स में। तो मैं नॉर्मल फोर्स को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देता हूं, तो एक पार्ट आ गया राइट हैंड साइड और एक पार्ट आ गया नीचे की तरफ। अब सबसे बड़ा टास्क क्या है? सबसे बड़ा टास्क ये है कि अब मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि किसके साथ कॉस थीटा बनेगा और किसके साथ साइन थीटा बनेगा। तो बताओ वो चीज मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि किसके साथ कॉस थीटा बनेगा और किसके साथ साइन थीटा बनेगा? सर एंगल को देख के। वो तो पता ही है, लेकिन एंगल बन किसके साथ रहा है? री हॉरिजॉन्टल वाले के साथ बन रहा है या वर्टिकल वाले के साथ बन रहा है? तो तो भैया cos मैंने थीटा वाले साथ। तो भैया मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी एंगल कैलकुलेट करने की, कि सर जहां यस। पे भी आपको एंगल गिवन हो वहीं पे आप क्या कर दोगे? भाई हद हो गई।
वहीं पे आप अपने 8 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दोगे। याद आया कुछ? यस सर। Yes, sir. बढ़िया। Yes, sir. तो अगर आपने ये 8 क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर दिए, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. डन। Yes, sir. इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको अभी हौच पौच ना लगे। तो अब अपना डायग्राम को कंपेयर करो कि भैया ये एंगल थीटा है, तो जो वर्टिकल के साथ लाइन बन रही है उसके साथ एंगल थीटा आ रहा है, तो ये वाला एंगल थीटा आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? एन कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? एन साइन थीटा। Yeah. क्या इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. Sir. बढ़िया। और मेरा मूवमेंट किधर हो रहा है? मेरा मूवमेंट इधर हो रहा है। तो मेरे को बताओ इस वाले में अब कौन सा एंगल लेना है, कॉस थीटा या साइन एन थीटा? साइन थीटा। अब की बार साइन थीटा लेना है, कॉस थीटा को नहीं देखना है। पहले बस ब्लॉक बी का अच्छे से चेक कर लो कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो sir. अब बात करते Yes, हैं sir. ब्लॉक ए के लिए। ब्लॉक ए के लिए बस थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, हाँ कह सकता हूँ मैं, डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए समझने के लिए, लेकिन बस हल्का सा कॉन्सेप्ट है, समझ लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भाई ब्लॉक ए के लिए नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा परपेंडिकुलर, इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दूंगा, एक पार्ट ऊपर आ जाएगा, एक पार्ट इधर आ जाएगा। तो ये होगा मेरा एन, तो ये कुछ ना कोई एक एन कॉस थीटा बनेगा, एक एन साइन थीटा बनेगा। ये ब्लॉक ए के लिए बात कर रहे हैं। तो अब मेरे को फिर से देख के बताओ किसके साथ एंगल बन रहा है। तो भाई मैंने देखा इधर की जो मेरी ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ना, उसके साथ एंगल थीटा बन रहा है। तो ऊपर के साथ जो लाइन जा रही है ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ऊपर वाला कंपोनेंट बनेगा एन कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? ब्लॉक ए तो नीचे गिर रहा है, तो मेरे को इसमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस थीटा या साइन थीटा? कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसल। चलो बस मेरा काम हो गया, इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। ब्लॉक ए के लिए लिखूंगा, ब्लॉक ए के लिए नॉर्मल फोर्स है एन कॉस थीटा इनटू एक्सीलरेशन, जो भी हमें गिवन है। इन दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है या अपोजिट है? opposite, तो माइनस साइन लगा दो। अब आ जाओ ब्लॉक बी पे। ब्लॉक बी के लिए लेना है एन साइन थीटा, तो ब्लॉक बी के लिए ले लिया मैंने एन साइन थीटा इनटू उसकी एक्सीलरेशन। दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? same, तो प्लस, एंड दिस टोटल मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा एन साइन थीटा इंटू ए बी इज इक्वल्स टू एन कॉस थीटा इंटू ए ए। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। एन इंटू साइन 30 डिग्री हाफ, एक्सीलरेशन ए बी कैलकुलेट करनी है, एन कॉस 30 डिग्री √3/2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ए 3√3। क्या क्या कैंसिल हो गया? एन एन कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए बी? चलो कैलकुलेट करके बताओ। 9। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चेक कर लो ये क्वेश्चन ध्यान से, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को लगे रिपीट करना रिपीट भी करवा लो, लेकिन चेक कर लो क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है या नहीं। Sir, clear. क्लियर है, बढ़िया। Yes. चलो डन। आर्यन आप बता दो, आयुष यस सर। डन। यस सर। चलो ठीक है। तो अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप बस देख लेना कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंक्लाइन प्लेन ए है और ये वाला ऑब्जेक्ट बी है, ये किसी एक एक्सीलरेशन ए से नीचे गिर रहा है,
तो आपको बताना है कि इसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी। ऐसा करो इन ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर लो क्योंकि ए और ए में कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरे को इसकी एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। टेक दिस ऑब्जेक्ट टू बी एक्स एंड टेक दिस ऑब्जेक्ट टू बी वाई। फिर से डायग्राम जो पिछले वाला बनाया था और ये वाला बनाया था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है कि मेरा वाई नीचे गिर रहा है। वाई नीचे गिरेगा तो वो नीचे ही गिरते रहने की कोशिश करेगा, तो वो इस इंक्लाइन प्लेन को क्या करेगा, राइट हैंड साइड मूव कराएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस मेरा स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो अगर मेरे को इसकी एक्सीलरेशन स्मॉल ए गिवन है, अब पूरा क्वेश्चन वेरिएबल के टर्म्स में है, और ये एंगल थीटा गिवन है, तो आपको बताना है कि भैया ये वाली एक्सीलरेशन कितनी आएगी। ट्राई टू कैलकुलेट दिस एक्सीलरेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन एक्स। मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा, तो मैं इसमें आपको प्रॉपर 3 से 4 मिनट दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व कर लो और चेक करो आंसर कितना आ रहा है, और फिर आप एक साथ डिस्कस करेंगे। तो मेरे को ये सारे देखने पड़ेंगे, रॉड 1 की वजह से, रॉड 3 2 की वजह से, जिसकी वजह से क्या क्या वो आ रहा है। तो इसको पूरे को ट्राई करना कैलकुलेट करने की, और इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल Yes. बढ़िया। और आपको चलो ये भी बता देता हूं, वैसे बताता तो नहीं हूं मैं कभी भी, ये कुछ प्रीवियस ईयर्स का एडवांस क्वेश्चन है। अब चाहे तो आप गूगल करना चाहो तो देख सकते हो। चलो डन। तो भैया आज के लिए इतना ही। हमारा जो ये पूरा कंस्ट्रेंट रिलेशन है, नहीं कोमल, टेंशन फोर्स मार्क नहीं करेंगे, नॉर्मल फोर्स मार्क करेंगे, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन वगैरह की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हमारा कंस्टेंट रिलेशन पूरा खत्म हो चुका है। हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो फर्स्ट सेगमेंट था, स्मूथ सर्फेसेस, वो पूरा खत्म हो चुका है। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन को, तो यहां तक पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, इतनी सी बात। Yes. Yes, sir. Yes. चलो डन। अब आपको पता ही है मैं क्या बोलता हूँ हर बार, भैया टाटास, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय। Thank you. Good night, sir. गुड नाइट यार, बाय बाय।